हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए यानी कि 10 से लेकर के 16 जुलाई 2023 का जो वीकली करंट अफेयर है उसको लेके आया हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें पूरे वीक का करंट अफेयर आपको एक जगह मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको प्लीज़ आप बड़े ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यानी कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किस राज्य सरकार ने? गुजरात राज्य सरकार ने की है। ठीक है, इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें क्या आगे दिया गया है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बात कही गई है कि 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट है, इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसके कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं आपके पी वासुदेवन। ये ABCD ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पी वासुदेवन। इसकी कुछ जानकारी आगे दी है एडिशनल, इसको देखते हैं हम। इसमें कहा गया है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, 1 अप्रैल 1935 को। अगर मैं यह किस अधिनियम के तहत हुई थी इसकी स्थापना? यानी कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और अब वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, यानी कि स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किसको नियुक्त किया है आपको दोस्तों? ये किया है आपका शिव कुमार सिंह को। किसको? शिव कुमार सिंह को। ठीक है, इसकी कुछ आगे जानकारी दी गई है, यानी कि NGT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विश्व का तीसरा प्रथम विकासशील देश है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 18 अक्टूबर 2010 को, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, वो हैं आपका भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। और मुद्दों का निपटारा किस मुद्दों का निपटारा करेगा ये? यानी कि ये करेगा पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं, यानी कि इनको इस पद पर दोबारा नहीं नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के फिर से महासचिव कौन बने हैं? ये बने हैं आपका जेंस स्टोल्टेनबर्ग, यानी कि जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा, इसमें आगे कहा गया है कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, इसके सदस्य देश कितने हैं? 31। आगे देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है आपको दोस्तों नीदरलैंड ने। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नीदरलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि नीदरलैंड की पुरुष टीम ने बेल्जियम को हराकर दूसरी बार हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है। अब आगे दिया है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में 30 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क
का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें कहा गया है कि वेद वन पार्क नाम का यह पार्क आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है, जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की दुनिया में एक गहन अनुभव प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अविनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह की गई है आपका पेरू देश में। कहाँ पर? पेरू देश में, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं आपका इसकी कुछ जानकारी है। पेरू ने 6 जुलाई को अविनाश ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित की है। पेरू के जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट के मुताबिक यह ज्वालामुखी एक हफ्ते से राख और गैस उगल रहा है। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के किनारे रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंप के लिए जाना जाता है। अविनाश मोकेगुआ में है। यह क्षेत्र राजधानी लीमा से 1200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, आगे इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हैं। केंद्र सरकार ने बजट 2023 में महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2023 लॉन्च की थी। इस योजना के तहत महिलाएं डाकघर में बचत खाता खुलवाकर 1,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जमा करवा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आगे दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करता हूं तो इसकी राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और इसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसका क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है? तो यह की है आपके ओडिशा सरकार ने, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओडिशा। आगे देखते हैं, आगे इसमें कुछ जानकारी दी गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना को आसपास के क्षेत्रों की जलवायु में सुधार लाने के लिए प्राकृतिक और वैश्विक पद्धति का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा। आगे देखते हैं, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री आपके इसके सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे कहा गया है, हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन पार्क बनाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ में बनाए जाएंगे बंदरों के लिए बंदर वन पार्क, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कि यूपी की राजधानी लखनऊ के रहने वाले लोगों को बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए बानर वन बनाया जाएगा। इस बानर वन में फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें बंदरों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। इसका उद्देश्य बंदरों के लिए एक स्थायी ठिकाना बनाना है। इस परियोजना पर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है और यह 1 साल में पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ जानकारी दी गई है। भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नियंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप
जीसीआरजी के चैंपियंस समूह में शामिल हो गया है। जीसीआरजी की स्थापना मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई थी। जीसीआरजी के जो लक्ष्य और फोकस हैं वो हैं जीसीआरजी की स्थापना खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे कहा गया है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यह नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीदरलैंड। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है, यानी कि यूरोपीय देश नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके पास देश के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। मार्क के इस्तीफे के बाद इस साल के आखिरी में आम चुनाव हो सकते हैं। हालांकि नई सरकार चुने जाने तक रूट कार्यवाहक पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी कि कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा, यानी कि कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा, तो ये करेगा आपका साउथ अफ्रीका, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। आगे देखते हैं इसमें कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हाल ही में किस राज्य यानी कि या फिर संघ शासित राज्य ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, तो ये इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या बी जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर संयुक्त राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। आगे देखते हैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर के 65 वर्ष कर दी है। हालांकि सरकार ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने पर रोक लगा दी है। अब आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको पता होना चाहिए श्रीनगर है और उपराज्यपाल इसके मनोज सिन्हा हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है आपका पीएम प्रसाद को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीएम प्रसाद। आगे देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदों का निपटान शुरू किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंजानिया ने। किसने? तंजानिया ने। आगे देखते हैं हम आगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात दी गई है, यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार भारत ने तंजानिया के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदों का निपटान शुरू किया है। भारत और तंजानिया की इस नई पहल से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वर्ष 2022 में आरबीआई और भारतीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों के शीर्ष प्रबंधन और व्यापार निकायों के प्रतिनिधियों को रुपये में निर्यात और आयात लेन देन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया था। तंजानिया की राजधानी आपको पता होना चाहिए डोडोमा है और तंजानिया की मुद्रा क्या है? तंजानिया शिलिंग। क्या? तंजानिया शिलिंग। आगे देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन है भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है, तो यह की गई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें आपको पता होना चाहिए जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे ईसीटी सर्विस की शुरुआत की गई है। इसकी मदद से एयरपोर्ट की परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, यह दोहरी लेन ईसीटी सेवा 2.1 किलोमीटर की है जो एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिणी एयरफील्ड को कनेक्ट करेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें कहा गया है वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों से निपटने में सामूहिक प्रयासों को समझने और प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जनसंख्या वृद्धि की जो प्रभाव है उनसे निपटना और सामूहिक प्रयास करना। ठीक है, और विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम क्या है? अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेज ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये इसकी क्या है? थीम है, बहुत ही लंबी थीम है, बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है, किसी भी एग्जाम में आ सकती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका HAL ने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं? किस अमेरिकी कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि GE एरोस्पेस। क्या? GE एरोस्पेस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी GE एरोस्पेस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। GE एरोस्पेस जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस HAL ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने के लिए जून 2023 में अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हुआ था। इस समझौते के बाद GE एरोस्पेस और HAL भारतीय वायुसेना के लिए जेट इंजन विकसित करने के लिए सहयोग करेंगे। दरअसल रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ऐसे देश हैं जिनके पास लड़ाकू विमानों के लिए विशेष इंजन बनाने में विशेषज्ञता है। अब आगे देखते हैं। HAL लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर का एक भारतीय निर्माता है। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1940 को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नाम से की गई थी। बाद में 1964 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र UN को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बनी है आपकी दीपिका देशवाल, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दीपिका देशवाल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं आगे। इसमें कहा गया है कि दीपिका देशवाल को महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों पर भाषण देने के लिए उन्हें तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा आमंत्रित किया गया था। अब यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, USA। सदस्य देश कितने हैं इसके? 193। और इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ओडिशा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है। किसको लॉन्च किया? इसका नाम क्या है? इसका नाम बताइए आप। इसका नाम है आपका कौन? रश्मि। क्या? रश्मि है इसका नाम, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्या है आपका? आइसलैंड ने, इसलिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए आइसलैंड। आगे देखते हैं यानी कि 2008 के बाद से आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है। अब शीर्ष देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है आपका आइसलैंड, नंबर 2 पर है डेनमार्क, नंबर 3 पर है आयरलैंड और नंबर 4 पर है न्यूजीलैंड और नंबर 5 पर है ऑस्ट्रिया। अब दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों में से 7 यूरोप में स्थित हैं। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी की गई है। इसमें 163 देश शामिल हैं, जिसमें भारत 126वें स्थान पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत कितने स्थान पर है? 126वें स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स किसी देश में हिंसा की उपस्थिति या हिंसा के डर जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए शांति के स्तर पर इसको निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी कि
प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका नरेंद्र मोदी को, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शौकत मिर्जियोयेव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आपका उज्बेकिस्तान के, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए उज्बेकिस्तान। आगे देखते हैं, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को जनता ने फिर से अपना नेता चुना है। यह विशेष है क्योंकि राष्ट्रपति ने योजना से पहले चुनाव कराने का फैसला किया, क्योंकि कुछ नियम बदले गए थे। अब वह लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अब उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको पता होना चाहिए ताशकंद है और मुद्रा शोम है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 12 जुलाई को। कब? 12 जुलाई, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 जुलाई। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2023 12 जुलाई को मनाया गया। अब हर साल 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किया था। मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा की लड़ाई का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। 2012 में पाकिस्तान में महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई थी। दिसंबर 2014 में वह सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनी। 2015 में यूसुफजई के सम्मान में एक क्षुद्रग्रह का नाम, यानी कि ये हो जाएगा 316201 मलाला रखा गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2023 में दुनिया की पहली 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं इसमें क्या बात कही गई है, यानी कि इसमें कहा गया है दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायरफॉक्स पावर के 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है। इस रैंकिंग में अमेरिका के बाद रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सबसे शक्तिशाली सेनाओं वाले शीर्ष देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पर रूस, नंबर 3 पर चीन, नंबर 4 पर भारत और नंबर 5 पर यूनाइटेड किंगडम, नंबर 6 पर दक्षिण कोरिया, नंबर 7 पर पाकिस्तान, नंबर 8 पर जापान, नंबर 9 पर आपका फ्रांस और नंबर 10 पर इटली। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में जारी ग्लोबल पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों, इसमें दिख नहीं रहा है, यानी कि चौथे स्थान पर आ गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बानेंदु हसरंगा और एशले गार्डनर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा बानेंदु हसरंगा और एशले गार्डनर को जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए चुना गया है। बानेंदु हसरंगा को जिम्बाब्वे में विश्व कप क्वालीफायर मैचों के दौरान अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया गया। बानेंदु हसरंगा ने 2023 वनडे विश्व कप के लिए श्रीलंका के सफल क्वालिफिकेशन में अहम भूमिका निभाई थी। महिला एशेज की हीरो एशले गार्डनर 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली
खिलाड़ी बनी। आईसीसी यानी कि स्थापना कब हुई थी इसकी? 15 जून 1909 को। और मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और आपका चेयरमैन ग्रेग बार्कले। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आपका 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक का आयोजन यह बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक यह दिल्ली में आयोजित हुई थी। आगे देखते हैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जीएसटी परिषद की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर 28% टैक्स लगाया गया है और कैंसर की दवा डिंटुक्सिमैब और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज यानी कि एफएसएमपी जैसे फार्मा उत्पादों को जीएसटी से छूट दी गई है। इमिटेशन जरी धागों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। अब जीएसटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये वित्त मंत्री होता है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? भारत कौन सा देश बन गया है? भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बन गया है? 161वां देश। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने। जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली का। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। और जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की होती हैं, 5% और 12%, 18% और 28%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 12 जुलाई 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 42वां स्थापना दिवस 12 जुलाई 2023 को बनाया है। आगे देखते हैं यानी कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसकी थीम का क्या है इस बार की, यानी कि नाबार्ड की थीम है 42 यानी कि 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। नाबार्ड की पूरी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 को। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला की लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 4 महिलाएं इसमें सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला की लिस्ट में भारतीय महिलाएं कितनी हैं? 4 हैं। आगे देखते हैं, आगे इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन चारों को अमेरिका के 100 सबसे सफल एंटरप्रेन्योर, एग्जीक्यूटिव और एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में नामित किया गया है, जिनकी कुल संपत्ति रिकॉर्ड 124 अरब डॉलर है। सूची में भारतीय मूल की महिलाओं का स्थान नंबर 1 पर कौन है? जयश्री उल्लाल 15वें। दूसरे नंबर पर नीरजा सेट्टी 25वें। तीसरे पर है नेहा नारखेड़े 50वें और चौथे पर है इंदिरा नुई 77वें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बन गई है? इसका आपका हो जाएगा कौन सा? यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात दी गई है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में रिकॉर्ड वृद्धि। इंडियन प्रीमियर लीग का स्टैंड अलोन ब्रांड वैल्यू बढ़कर अब 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2022 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 80% अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने बीबीसी मीडिया की मान्यता रद्द कर दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीरिया ने। किसने? सीरिया ने बीबीसी मीडिया की मान्यता रद्द कर दी है। आगे देखते हैं, आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है। सीरिया ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण और भ्रामक रिपोर्ट का आरोप लगाया है। इसी के साथ सीरिया में बीबीसी पत्रकारों की मान्यता को भी खत्म कर दिया है। बिना मान्यता के कोई विदेशी मीडिया का पत्रकार किसी देश में रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। अब सीरिया की राजधानी देखते हैं, राजधानी क्या है? दमस्कस। और इसकी मुद्रा क्या है? सीरियन पाउंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस के किस लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल एम। किसको? राफेल एम को सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है
एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी शुरू करने की घोषणा की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों XAI। क्या ऑप्शन ए सही है? XAI। आगे देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात कही गई है। एलोन मस्क एक XAI कंपनी बनाना चाहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित GPT चैट यानी कि GPT नामक सफल AI चैटबॉक्स के निर्माता ओपन AI के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। दिलचस्प बात यह है कि मस्क ने शुरुआत में ओपन AI में $10 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कंपनी से नाता तोड़ लिया। हाल ही के महीनों में चैट GPT और GPT-4 दोनों ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने अपने सर्वोच्च लीजन ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस से पीएम मोदी को सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस ने नरेंद्र मोदी को यानी कि सर्वोच्च लीजन ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस से पीएम मोदी को क्या किया है? सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग तिथि क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? इसको आपको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। समय था आपका दोपहर के 2:35 पर और स्थान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन हैं? तो ये है आपके ऋतु करिधल। क्या? ऋतु करिधल। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? इतने ही क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अब मैंने आपके लिए पूरी वीक का जो करंट अफेयर था उसको कंप्लीट करा दिया है। इसी प्रकार की वीडियो मैं डेली करंट अफेयर आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।